पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कमल, इस वक्त जो पैनल मौजूद है हमारे साथ, उनका तारुफ आप हमारे दर्शकों से करवा दीजिए। बिल्कुल, परिचय करवाते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ दीपक मल्होत्रा साहब जो कि एडवोकेट भी और बजट एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ गुरमीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका स्वागत है सर। इसके अलावा हमारे साथ राजेश गुप्ता जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह से। और चर्चा जो हमने की है, सबसे बड़ी बात यह है, वही चर्चा के अनुरूप ही ये बजट सामने आया है। और आपको मालूम हो गया होगा कि खबरें अभी तक ने किन किन पॉइंट्स पर चर्चा की थी। इसके अलावा जीएस सरीन साहब जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं राजीव गुप्ता जी आपसे लेना चाहूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हैं, और अगर बात की जाए टैक्स स्लैब को लेकर, क्या लगता है अखबारों की सुर्खियां कल की होने वाली है, और जो बदलाव हुआ है कि वाकई में बड़ा बदलाव है या सिर्फ गोलमोल किया गया है मामला? अभी जो नई अनाउंसमेंट्स हुई हैं टैक्स स्लैब्स को लेके, उसमें इंडिविजुअल्स को जो नए टैक्स स्लैब्स आए हैं उसमें कुछ क्लैरिटीज़ आएंगी दोपहर बाद या शाम तक। जैसा कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, तो स्लैब्स में जो नई स्लैब्स आई हैं वो 3 से 5 स्लैब्स कर दी हैं। तो अभी उसमें 5 लाख तक नील है, या पहले की तरह ही सिस्टम रहेगा 2.5 से 5 तक टैक्स लगेगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा है वो क्लैरिटी आएगी। और कौन कौन सी डिडक्शंस विड्रॉ कर ली हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर उन्होंने ATC, ATD जो आम आदमी ये डिडक्शंस लेता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर वो विड्रॉ हो गई तो नई स्कीम बेनिफिशियल रहेगी या नहीं, ये वर्कआउट करना पड़ेगा। और हालांकि ये ऑप्शनल है, तो अगर नई बेनिफिट होगा तो इंडिविजुअल जो टैक्स पे है सैसी, वो पुरानी स्कीम को भी ऑप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ जो एक उम्मीदें थी आम आदमी को कि कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो धूमिल है या क्लियर है, वो शाम तक पता लगेगा। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। उसके अलावा कॉरपोरेट को सिर्फ इतना ही बेनिफिट मिला है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उन्हें 15% प्लस सरचार्ज लगता था, वो विड्रॉ कर लिया है जी। इसके अलावा कोई बड़े बेनिफिट्स जो हमें एक्सपेक्टेड थे वो नहीं दिखे जी। गुरमीत जी आपके पास आएंगे, क्योंकि ये सभी जितने भी हमारे साथ पैनल में लोग हैं, इनका संबंध फाइनेंस से, और आप पत्रकार के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं। अभी ब्रेकिंग चल रही थी कि जो सेंसेक्स है वो गिर गया है 700। तो पत्रकार के तौर पर अच्छी खबर देश के लिए, बुरी खबर किस तरीके से देखिए? देखिए, पहली बात तो मुझे, जैसे आपने कहा कि इस पैनल में शायद मैं ही हूँ जिसे अर्थव्यवस्था का सबसे कम ज्ञान होगा जी। तो और बाकी सब लोग क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं। पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, क्योंकि बजट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का लास्ट पोर्शन में होता है, और हम लोग सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि इनकम टैक्स के जब वो आते हैं तो सब ने, हम जितने भी यहाँ बैठे थे सब पेन कागज लेके बैठ गए। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरह उलझा दिया। हम पहले भी सुनते रहे, बजट कभी ऐसा नहीं हुआ जितना अभी हम लोग पिछले 15-20 मिनट से माथापच्ची कर रहे हैं। तो एक बात तो ये कि सरकार ने ऐसी जलेबी बनाई है कि अब लोग, क्योंकि 2 सिस्टम दे दिए। पहले क्या होता था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सीधा एक सिस्टम से हिसाब लगाते थे, भाई ये फायदा हुआ या नुकसान। अब उन्होंने और उलझा दिया कि अब आप ये हिसाब लगाते रहो कि पहले वाले से फायदा है या दूसरे वाले से। क्योंकि जो रिबेट दी, जो स्लैब कम किया, लेकिन उसके साथ साथ सारी एग्जेम्पशन खत्म कर दी। तो इतना, एक तो नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, क्योंकि हम तो लिटरेचर से भी जुड़े हुए हैं, एक बात देखिए, हमारे यहाँ हालांकि बजट जो है वो एक आर्थिक गतिविधि है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी चीज राजनीति से मुक्त नहीं है। मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो शुरुआत की है, जिस कश्मीरी पोएट से उन्होंने की है, जिस तरह का परिदृश्य है, उसमें कश्मीरी पोएट से, और वो भी कश्मीरी पंडित दीनानाथ कौल, और उसमें भी जो पोएम है उसमें जो एक लाइन थी जो मुझे बहुत अर्थपूर्ण लगी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि गरम खून में भी जो वतन है वो हमारा गरम खून में है। तो कहीं ना कहीं इसका तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। जहां तक सेंसेक्स की बात है, देखिए जो अर्थव्यवस्था का हाल पिछले काफी समय से बना हुआ है, निश्चित ही वो सरकार के लिए चिंता का सबब था। और ये कहा भी जाता रहा है कि सरकार जो है वो उस अर्थव्यवस्था की बात से ध्यान हटाने के लिए कई अन्य मुद्दे वो लेकर आए। लेकिन आज की जहां तक बात है, जैसे अभी हमारे पहले साथी ने कहा, हालांकि कुछ अनाउंसमेंट उन्होंने करी हैं। आज तो ये भी कहा है कि किसान उड़ान भी होगी एक, शुरू में मैं देख रहा था एग्रीकल्चर के लिए, या एक किसान ट्रेन होगी, एक हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो फूड ग्रेन से भी ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया। तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन आने वाले समय में उसका ज्यादा विश्लेषण होता है, वो आने वाले समय पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। वापस आपके पास लौटेंगे। दीपक मल्होत्रा का रुख करते हैं। दीपक, इस बजट के दौरान जब हम सुन रहे थे इसको, एक चीज़ और हमारे जहन में आई आम आदमी के लिहाज से। जाहिर है कि जिस तरीके से गुरमीत जी बोल रहे हैं, वैसे मैं भी इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप से ये जानना चाहूँगा कि IDBI बैंक को अब सरकारी बैंक का दर्जा ना रहे,
है, LIC का एक जो बड़ा हिस्सा है उसको बेचने की बात की जाए, तो इन दोनों को आप कैसे देखते हो? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये भी चीज़ें हैं। क्या जो हमारा देश है वो निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, इसका हमें फ़ायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, क्या होगा? निजीकरण में जाने का फ़ायदा तब होता है अगर हम कोई वो एसेट बेचे जो हमें नुकसान कर रहा है। इस वक्त LIC ऑफ इंडिया जो है वो सबसे अच्छा प्रॉफिट जो सरकार को दे रही है और सबसे नवरत्न में आती है, उसको बेचने का सोचना भी वो गलत है, जिसके कारण सेंसेक्स 700 पॉइंट गिर गया। इसका एक दूसरा इफेक्ट भी है सेंसेक्स गिरने का, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने GDP को कंपैरिजन किया 1950 से। उन्होंने कहा कि 1950 में GDP 4% थी, जो 2014 से 19 तक 7% रही। उन्होंने ये नहीं बताया कि 2020 में वो 5% रही। ये दूसरा कारण था सेंसेक्स गिरने का। उन्होंने क्लियर किया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स विड्रॉ कर दिया, लेकिन इसके पीछे ये नहीं बताया, इसमें अफवाह थी कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है कंपनी से विड्रॉ करके ये शेयर होल्डर पे लगेगा। तो हर चीज इधर से घूम के उधर ही जा रही है। और इनकम टैक्स की इतनी स्लैब्स है, अभी ये नहीं क्लैरिफाई किया जैसे पिछले साल में किया था कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। वो उन लोगों के लिए था जिनकी इनकम 5 लाख से कम थी, 4,99,000 तक। अभी 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर 5% सेम रहेगा तो जो नई टैक्स प्रणाली है उसमें नुकसान होगा। और सेकेंडली 70 एग्जम्पशन जो उन्होंने विड्रॉ कर ली है, जो 80C में है, लोगों ने 20-20 साल की LIC पॉलिसीज और PPF में डाला हुआ है, तो वो उसको विड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो उनको वो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर जो कर्मचारी वर्ग है इसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना करता है जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो वो अब क्या है, उसका स्टेटस क्लियर हो पाया? उनका स्टेटस ये है कि वो 1.5 लाख तक पिछले कई सालों से अपनी एग्जम्पशन 80C की लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 80C कहें तो जैसे प्रोविडेंट फंड में प्रोविडेंट फंड होता है, और LIC दूसरा LIC की पॉलिसी होती है। अच्छा। तो वो सारी चीजें, अब LIC पॉलिसी 20-20 साल की ली हुई है, अब वो उसको विड्रॉ तो नहीं कर सकते, वो उधर तो अगर फायदा नहीं मिलेगा ये कह रहे हैं आप? अगर वो एग्जम्पशन भी विड्रॉ कर दी, अगर कर ली गई अभी तो की कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर नहीं है अभी ये चीज। ये 70 एग्जम्पशंस अभी डिटेल में अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने नहीं बताई। उन्होंने कहा सारी एग्जम्पशंस विड्रॉ हो जाएंगी। इट मींस 80C भी विड्रॉ हो जाएगी, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एम्प्लॉइज को मिलती है वो भी विड्रॉ हो जाएगी। सरिन साहब, बजट पसंद आया कि नहीं आया? देखिए, जो हम सुबह चर्चा कर रहे थे 8-10 पॉइंट थे, तकरीबन वो सारे पॉइंट हमारे कवर हुए हैं इस बजट में। जैसे कि एजुकेशन है, टेक्सटाइल है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है, विमेन एम्पावरमेंट है, MSME है, स्टार्टअप है और हेल्थ केयर। तो सभी पे बजट ने कुछ ना कुछ दिया है। हेल्थ केयर थोड़ा सा कमज़ोर रहा, जिस पे हम सोच रहे थे उस पर भी कुछ ना कुछ आएगा। तो हमारे हिसाब से जो हम चीज़ें सोच रहे थे वो कवर की हैं। बाकी टैक्स के लिए हमारे ये 2 एक्सपर्ट हैं, तो वो अच्छा इस पे बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो प्राइवेटाइजेशन है, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। इन्होंने 1150 ट्रेनों के लिए कह दिया कि हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, पीपीपी मोड पे लेके जाएंगे, और 4 रेलवे स्टेशन को। देखिए, अगर ये करते हैं तो इसमें सेवाएं सुधरेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे एयरलाइंस और इनकी सेवाएं सुधरी हैं, हमारे एयरपोर्ट इस टाइम वर्ल्ड क्लास हैं, तो उम्मीद है कि अगर ये करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। प्राइवेटाइज करने पे नौकरियां भी आएंगी, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस या और चीज़ें धीरे धीरे इसमें आने लगेंगी और सर्विसेज इंप्रूव होंगी। तो ये प्राइवेटाइजेशन का एक। लेकिन इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें सरीन साहब, कि जिस स्थिति में इस वक्त हमारा देश है, जाहिर है कि बनना तो हम भी अमेरिका चाहते हैं, बनना हम भी यूरोप चाहते हैं, बनना हम भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे जाना चाहते हैं, लेकिन जैसी स्थिति हमारी रेलवे की है आज की तारीख में, और वो जो प्राइवेट हाथों में जाता है, तो आप देखिए एक अच्छा उदाहरण हमारे पास है कि जो दिल्ली की स्पेशल मेट्रो एयरपोर्ट तक चलती थी, रिलायंस के वो हाथों में थी, और बाद में रिलायंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये तो फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो वैसा होने की कितनी आशंका है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन पे तो हमेशा से सवाल रहता है। जितनी भी स्कीमें आती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्कीमें तो पहले भी बहुत सारी आई, अब आप 2014 से उठा के ले लीजिए सारी स्कीमें, आज तक जितनी भी स्कीमें आई उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हमेशा से सवाल पे रहता है। पर उसके लिए देखो, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार को मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर स्कीम के लिए एक श्वेत पत्र आना चाहिए भी, ये स्कीम लॉन्च की थी, इस पर कितना
हमारे को नुकसान हुआ, कितना हमारे को फ़ायदा हुआ, कितना इसका हमारे को ये लगा कि इस स्कीम से कितनों को बेनिफिट हुआ, वो चीज़ नहीं आती। आज के बजट में भी आप देखिए जितना बजट आया उसमें पिछली फिगर्स का कोई लेकिन जिक्र नहीं साहब हुआ। जो हमारे दर्शक हैं वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि निजीकरण की तरफ आगे बढ़ना क्या सही है या नहीं है, क्योंकि बातें तो बहुत है। देखिए निजीकरण, सरल भाषा में समझाना चाहते हैं। निजीकरण में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, निजीकरण आना चाहिए जी। क्योंकि प्राइवेटाइज आएगा तभी हमारी सर्विसेज इंप्रूव होंगी। बट मैं जो सर ने एक मेरे को बात कही कि जैसे वो मेट्रो का आया था, जी। रिलायंस ने उसको छोड़ दिया, जी। ठीक है, उसके अंदर हमें पता नहीं भी क्या डिफिकल्टी आई क्या नहीं आई, बट मुनाफे निजीकरण की डिफिकल्टी है। बट निजीकरण में आप एयरलाइंस को लीजिए, निजीकरण से एयरलाइंस कितनी डेवलप हुई आज की इसी डेट पे में आ तो- जाते हैं। चलिए एयरलाइंस की बात ही करते हैं कि हमारी जो एयर इंडिया की हम बात करें, आज निजीकरण के चलते उसका क्या हाल हो गया है। आज बीएसएनएल का जो जब से प्राइवेट ऑपरेटर्स आए हैं, बीएसएनएल का क्या हाल कर दिया इन्होंने। डायरेक्ट वार नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वार करते हैं। अभी कर्मचारी बीएसएनएल में इतने ज़्यादा वीआरएस ले ली कि पूरा का पूरा जो दफ्तर है वो खाली हो गया। सेम अगर हम बात करें एयर इंडिया की करें तो क्या हालात हैं आजकल, उसमें कोई आजकल बैठना पसंद नहीं करता, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया। तो जो हमारे मुख्य चीज़ें थी जिस पे सरकार को ये चलानी चाहिए, क्योंकि सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं चलाई जाती है, आम जनता के लिए चलाई जाती है। तो सरकार चलाना इस तरीके से तो हम देख नहीं सकते कि हर एक चीज़ को निजी कर दो और आप प्रॉफिट कमाओ। कुछ उनकी जिम्मेदारी भी तो है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ट्रांसपोर्ट है। इससे कैसे कैसे बच सकते हैं? देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बात जब आप कर रहे हैं तो अगर मैं मेडिकल की बात करूं, जो हेल्थ केयर की है, उसमें अगर कंपटीशन प्राइवेट आया तो उससे हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं वो भी सुधरे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। कंपटीशन जब आएगा तो इम्प्रूवमेंट भी आएगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भी आप अभी 1150 ट्रेनों का किया। हो सकता है कि इस कंपटीशन से जो है इंडियन रेलवे भी सुधरे और हो सकता है कि उसकी हालत इससे बदतर भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जब सामने आएंगी उस समय पता लगेंगी। जी चलिए वापस आपके पास लौटेंगे गुरमीत जी। हम आपका रुख एक बार फिर से कर रहे हैं। निजीकरण की बात हो रही है और निजीकरण को कम से कम जो विपक्ष है वो तो हमेशा से नकारता रहा है। और कुछ एग्जाम्पल हमारे अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वॉल्वो बसेस बहुत चलती हुई दिखाई देती हैं पंजाब में, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी बसेस हैं, वो धड़ल्ले से चलती हैं। सरकारी बसों के टाइम बदल दिए जाते हैं क्योंकि उनको लाभ पहुंचाना है। निजीकरण इतना हो गया कि जो टिकट का रेट मान लीजिए पहले 500 से शुरू हुआ था वो अब 1400 पे पहुंच गया। मोनोपोली निजीकरण में कुछ लोगों की बनने से क्या आम आदमी जो है उसको नुकसान नहीं होगा? देखिए पहली बात तो ये मुकेश, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय रेलवे इतना बड़ा संस्थान है और वहां पर अगर ये बात एशिया का आए सबसे बड़ा नेटवर्क और LIC भी जैसे अभी सर ने बताया, तो एक तो ये निश्चित आप मान के चलिए कि कर्मचारी जो असंतोष है वो झेलना पड़ेगा सरकार को बड़े पर, क्योंकि रेलवे भी बहुत, क्योंकि कर्मचारी जो है वो कभी नहीं चाहता है कि निजीकरण हो, क्योंकि उसको ये लगता है कि इससे देर सवेर जो हमारे हित हैं उन पे अंतर पड़ेगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो एक वेस्टर्न हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया है, जैसे आपने भी अभी कहा कि हम सब बनना चाहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि जी स्मार्ट मीटर अगले 3 साल में लगाएं, प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली वालों के, है ना, क्योंकि उससे बहुत घाटा है और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ रही है बजट को लेकर, जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? 2.5 घंटे बाद की लॉन्गेस्ट, शायद हिस्ट्री में सबसे लंबा बजट था, मगर उसमें कुछ था नहीं, खोखला था। LIC सरकार, राहुल जी LIC अध्यक्ष राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं। जी राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया एक बार हम फिर से इसको सुनने की कोशिश करेंगे, और जाहिर है कि राहुल गांधी जो प्रतिक्रिया देंगे वैसे हम जानते भी हैं कि ये जो बजट है इसमें कुछ नहीं रखा, वो प्रतिक्रिया हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली विपक्ष के लोग। लेकिन यहाँ जो पैनल बैठा है इसकी एक अच्छी बात ये भी है गुरमीत जी कि यहाँ पे इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल लोग नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, और हम लोगों ने जितना अपनी समझ है, हमारी समझ गलत हो सकती है, लेकिन जितना हमने सुना है, ये जो बात है ना कि खोखला है, जो जितना मैंने 2 वर्ड चुने, ये बहुत ही मतलब क्या बताया, तोता रटन जो है ना वो होती है। या तो कोई एक बात कहते तो ज्यादा अच्छी थी, शायद शाम तक चलो वो भी अपने एडवाइजर से डिटेल में बात कर लेंगे। अब हमें तो अपना दिमाग खुद ही लड़ाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग तो जो हमें हो सकता है गलत भी हो। एक और बात उन्होंने जो अच्छी कही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखिए हमें पीछे आपको मालूम है पंजाब और महाराष्ट्र बैंक का एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उसके अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक था। जो सैलरीड आदमी, कोई भी आदमी, हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम जो है आज जो बजट आया ना उससे मैं भी थोड़ा सा पैनिक हो रहा हूँ। और दीपक मल्होत्रा जी बैठे हुए थे नीचे, पहले हमारे
दफ्तर में, तो आज ये आया कि एक अच्छी खबर भी है कि पहले जो बैंक की गारंटी थी एक वो लाख थी। 1 लाख की थी, अब 5 लाख की हो गई। दीपक मल्होत्रा जी, अब मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बेचारे के पास 6 लाख रुपए हैं तो वो एक बैंक में ना रखे, 2 में करवाए, उसका फायदा मिलेगा, इसको मैं या फिर पॉजिटिव 5 वे- लाख अपने नाम से पॉजिटिव वे कराए में- पॉजिटिव और वे 1 में लाख आपको अपनी बताता हूँ। पत्नी के नाम से कराए या 3-3 लाख कराए, मतलब किस तरीके से बैंक में रखा पैसा, अगर आप जनता को आके ये कहेंगे कि 5 लाख से ज़्यादा बैंक की गारंटी नहीं है, तो देश में या जनता में या जो लोग बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं उन पे इम्प्रेशन क्या जा रहा है? उसका फायदा बताता हूँ आपको। हाँ। अब सरकार कहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने कुछ करना है, तो वो घर से ही शुरू कर रही है कि वो अगर 5 लाख की गारंटी है तो घर, जैसे 1 लाख की गारंटी पहले शुरू हुई थी, तो लोगों ने 1 लाख अपनी बेटी के नाम कर दिया, 1 लाख वाइफ के, एक मम्मी के, एक डैडी के, कि एटलीस्ट गारंटी हो, जिसके पास 5 लाख है। हाँ, हाँ। अब उसके साथ उन्होंने कहा जिसके पास 50 लाख है, तो घर की जो बुजुर्ग औरतें हैं या नौकरों में बांट पत्नी के है, तो अपने- वुमेन एंड पावरमेंट उसी में ही लेडीज रुक जाए और सरकार से कुछ ना और पूछे। जिसके घर में जो संख्या है वो कम है तो वो अपने पड़ोसियों के नाम करवा नहीं, दे, इस पे- नौकरों के नाम करवा दे, जिस पे विश्वास हो, क्योंकि बैंक पर तो आप 5 लाख का ही विश्वास कर नहीं नहीं सकते मुकेश हैं। जी, सलीम जी, ऐसा लग रहा है आपको? एक पॉइंट बस मैं क्लियर कर दूं। ये जो बात है ना कि इससे ये बात बिल्कुल सही है कि जो इनके कहने से एक परसेप्शन ऐसा चला गया कि 5 लाख तक की गारंटी है, 10 लाख अगर किसी के हैं तो वो खतरे में बिल्कुल, हो अगर सकते हैं। वित्त मंत्री कह रही हो, लेकिन- पहले लेकिन- भी सर लेकिन- इनका नहीं, पहले भी इनका बयान लेकिन आया अभी था जो हमने रखे कि हुए हैं जो या अभी जिसने रखे हैं महाराष्ट्र में जो बैंक डूबा, क्या नाम उस बैंक का, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, तो उस पर हमारी वित्त मंत्री ने कहा था कि इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। नहीं मैं केवल एक पॉइंट क्लियर कर रहा था कि अभी जो गारंटी है एग्जिस्टिंग वो केवल 1 लाख है। ऐसा नहीं है कि अभी 20 लाख थी उसको 5 लाख हो गई। तो जो अभी हमने लोगों ने रखे हुए हैं सर, ये सबने- वाली बात तब सामने आई ना जब वो उसके महाराष्ट्र बाद, बैंक का हाँ, घोटाला नहीं तो लोगों हुआ, को उसके पता ही नहीं बाद था, भी ये आया। बात तो लोगों को और पता ही उसके बाद नहीं। वित्त मंत्री ने बताया कि ये वाला जो बैंक है इसका तो आरबीआई के साथ संबंध नहीं है, हमारे बिल्कुल साथ सही संबंध आप नहीं कह है। रहे हैं, हम लोगों को ये इतना पता ही नहीं ज्यादा था कि गारंटी confusion केवल पैदा 1 हो लाख गया। की है। आज साफ साफ सदन में बजट स्पीच में ये कहा है सरीन साहब कि 5 लाख से ज्यादा आपके खाते की सरकार की कोई गारंटी नहीं है। 5 लाख से ज्यादा रखा, बैंक डूब गया तो उसके जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, वित्त मंत्रालय नहीं होगा, जो बैंक रेगुलेशन अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं होगी। तो आम जो जनता है उस पर क्या इंप्रेशन जाएगा? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं जो सैलरीड लोग हैं उनको पेंशन मिलती है या कुछ रिटायर होते हैं तो वो पैसा अपना पूरा उसमें डाल के रखते हैं। पीएफ में लोग अधिक से अधिक पैसा जमा कराने की कोशिश करते थे कि अच्छा ब्याज मिलता है, तो वो तो अब हम बार बार चला रहे थे कि टैक्स के लिए डर खत्म करने की बात हो रही है, इससे तो लोग और ज़्यादा डर जाएंगे। देखिए ये जो ये 1 लाख 5 लाख है, वैसे तो देखिए अगर सरकारी बैंक हैं तो गारंटी तो पूरी होनी चाहिए, वाहे 1 लाख या 5 लाख, क्योंकि जब हम सरकारी बैंक या शेड्यूल बैंक समझ के पैसा रखते हैं तो उसमें गारंटी तो पूरी होनी चाहिए। तो हमें तो ये मेरे तो गले से उतरती नहीं भी ये 1 लाख या 5 का मतलब कि हम 5 लाख। लेकिन सरीन साहब कल को सरकार कह दे कि हम तो हिस्सेदारी बेच रहे हैं, आईडीबीआई का उदाहरण आपने देखा आज, कुछ हिस्सेदारी बेची भी जा सकती है, कल को प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं। जरूर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो देखिए जिसने रिस्क लेना है, प्राइवेट बैंक ऑलरेडी है, जो रिस्क लेना चाहता है वो ले रहा है, पर जो सरकारी बैंक में ही जमा कर रहा है उसके लिए अगर ये गारंटी जो दे रहे हैं तो वो गारंटी वाली बात तो हम मेरे को तो नहीं समझ में आती है। अगर सरकारी बैंक है तो गारंटी पूरी होनी चाहिए। जी राजेश जी, ये जो बात हमने की है, अभी गारंटी की बात हम कर रहे हैं, उसी पर मैं आता हूं। अब जो गारंटी की बात हो रही है, आम जनता का संदेश किस तरह का जा रहा है, क्या कहना चाहती है सरकार इसको लेकर? एक तरफ आईडीबीआई की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी चल रही है, ऊपर से गारंटी सरकार बताती है, जैसे कि मुकेश जी ने कहा कि फिर कहते हैं कि टैक्स पेयर को या टैक्स जो भी पे कर रहा है उसको डरना नहीं चाहिए है। सरकार अगर आपका पैसा है बैंक में तो सरकार कहती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं। ये क्या संदेश जा रहा है? सर, जो डीमोनेटाइजेशन के बाद एक माहौल बना है मार्केट में, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, ये अविश्वास का एक माहौल बनता जा रहा है। पहले एक आम आदमी को था कि मेरा जो पैसा सरकारी बैंक में है या सरकार के पास है वो सेफ़ है, मेरे से ज़्यादा उनके पास सेफ़ है। ये बातें यकायक शुरू हो गई, 1 लाख फिर 5 लाख, तो ये कहीं ना कहीं अविश्वास बढ़ा रहा है। और जो माहौल जो हम कह रहे थे कि फ़ियर कम करना है, वो फ़ियर बढ़ गया है बहुत, और ये फ़ियर का इफेक्ट हम देख रहे हैं। जीडीपी डाउन हो रही है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का MSME को कुछ benefit आवंटित नहीं। करने की भी बात हुई आज जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब बैंकों देखिए को उठाने की फिर से कोशिशें लगातार जारी है। देखिए बैंक्स को एनपीए बढ़ रहा है। उठाने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी,
लेकिन ऐसा कोई उन्होंने प्रपोज किया है, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने स्टेप्स नहीं बताए क्या लेंगे। उन्होंने एनबीएफसी के लिए ज़रूर कहा कि बॉन्ड्स इशू करेंगे। वो अगेन बॉन्ड भी लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर वहाँ भी वो इशू आएगा 1 लाख 5 लाख। वो सेफ राजेश है जी कि नहीं वापस bond आपके पास आएंगे और तमाम जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आप सबसे भी बातचीत का ये जो दौर है हम जारी रखेंगे और ये भी जानेंगे कि मल्होत्रा जी आपसे कि अगर घर में हम पैसे रख लेते हैं जी। और वो रकम 2 लाख से ज़्यादा की है जी। तो फिर क्या हमें सज़ा हो सकती है, ऐसा भी कोई प्रावधान है? तो उस पर हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खबरें अभी तक पर ये सिलसिला जारी रहेगा। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी।